हेलो व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही है और मिडिल ईस्ट में सीज फायर आने से कुछ हद तक इंडिया की इकोनॉमी को यू नो एक रिलीफ मिला है, नॉट ओनली फॉर इंडियन इकोनॉमी बट इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड। और एक बात तो क्लियर है, बड़े कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए जो मिडिल इनकम कंट्री है, गरीब कंट्री है, उनका प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और यही चीज़ होते हुए दिख रहा था आज इस पूरे ग्रेट पावर के स्ट्रगल में जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हुए दिख रही थी। आप देखें, इंडिया में जो एलपीजी की प्रॉब्लम हुई और एलपीजी की प्रॉब्लम जो है वो ऑब्वियसली काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंट्रोल किया। बट अभी भी इसकी ब्लैक मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा थी और जो छोटे ढाबा वाले थे, जो छोटे स्ट्रीट वेंडर्स थे, उनके लिए एलपीजी मिलना काफ़ी मुश्किल था। जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो बाहर जाके काम करते हैं, तो इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। और बाकी कंट्रीज़ के लिए भी, बांग्लादेश, आसियान कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, हर जगह इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को इस पूरे क्राइसिस में मिली। बट थैंकफुली ये सीज़ फायर इस समय हो चुका है। बट अभी भी काफ़ी फ्रेजाइल है ये सीज़ फायर जो है, इसको इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी टाइम लगेगा रियल सेंस में। और सीज़ फायर के बाद क्या होता है, क्या सीज़ फायर में दोनों पार्टीज़ परमानेंटली वॉर को एंड करने का प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं, ये अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज़ इज़राइल लेबनान के ऊपर अटैक तो कर ही रहा है। ओके, एनीवेज़ आज इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे इनफैक्ट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में इकोनॉमी का, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमेशा कन्फ्यूज़ होते हैं और इकोनॉमी के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना दें। अब मैं इस स्टैटिक पोर्शन को जो आज डिस्कस करने वाला हूं वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप सभी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बेसिक्स तो पता होगा, लेकिन आप जरूर कुछ चीजें जो हैं वो नहीं जानते होंगे जीडीपी के बारे में, जहां से यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज जो है वो क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछते हैं। तो आज मैं जीडीपी के कुछ बेसिक चीजों के ऊपर डिस्कशन करूंगा, जिससे आपको एक बहुत ही इंटेंसिव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा। बट उस स्टैटिक पार्ट को डिस्कस करने के लिए पहले थोड़ा सा न्यूज़ जान लेते हैं क्या है। तो सीएनएन के हिसाब से ये रिपोर्ट आया है कि कैलिफोर्निया हैज ओवरटेक जापान टू बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये न्यूज़ पहले मैं बता दूं, ये पुराना न्यूज़ है, बट ये न्यूज़ का आज भी उतना ही रेलेवेंस है। कैलिफोर्निया जो अमेरिका का एक स्टेट है, यूएस में 50 स्टेट्स हैं और उसी 50 स्टेट्स में कैलिफोर्निया इज वन ऑफ द स्टेट। उसने जापान जो एक कंट्री है, उसकी इकोनॉमी को ओवरटेक करके इट हैज बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। ऑल द वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी कंट्री वाइज अमेरिका है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो अमेरिका की ही एक स्टेट है, कैलिफोर्निया। आप देख सकते हैं कि स्टेट का जो कैलिफोर्निया का जो नॉमिनल जीडीपी है वो 4.1 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच चुका था 2024 में, और जापान का 4.02 ट्रिलियन डॉलर था 2024 में नॉमिनल जीडीपी। एज पर द आईएमएफ डेटा, इस हिसाब से कैलिफोर्निया जो है वो जापान से भी बड़ी हो चुकी है। ये पहली बात बताता है कि यूएस की इकोनॉमी कितनी पावरफुल है, जहां पर उसकी एक स्टेट एक पूरे कंट्री से ज्यादा है। आप देखेंगे यूएस और रशिया, यूएस आज क्यों इतनी पावरफुल कंट्री है, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, मिलिटरीली, बिकॉज यूएस की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर और रशिया की इकोनॉमी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर, 3 ट्रिलियन डॉलर। तो आप समझ सकते हैं कि कैलिफोर्निया लगभग 1.5 टाइम्स द रशियाज इकोनॉमी है। तो अमेरिका की इकोनॉमी नो डाउट एक स्ट्रांग इकोनॉमी है, एक वेरी पावरफुल इकोनॉमी है, और इसीलिए उसकी मिलिट्री जो है वो इतनी स्ट्रांग है। बिकॉज अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की किताब है उसमें यही लिखा गया है कि जब तक आप इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं रखोगे, तब तक कंट्री की कोई भी ऑब्जेक्टिव है वो उसको फुलफिल नहीं हो सकती। और आज भी आप देखें अमेरिका में जिस तरीके से एआई का रिसर्च हो रहा है, एंथ्रोपिक, गूगल जेमिनाई, स्टारलिंक, चैट जीपीटी, तो ये सब चीजें आने से यूएस जो है वो अगेन एग्रेसिवली आने वाले फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी में काफी स्ट्रांग बनते हुए दिख रहा है। अब एक बात यहां पर मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले, इनफैक्ट लास्ट ईयर, एक खबर आई थी एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया एज पर नीति आयोग हैज बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। फर्स्ट पे यूएस है, दूसरे पे चाइना है, थर्ड पे जर्मनी है, फोर्थ पे पहले जापान था और फिफ्थ पे पहले इंडिया था।
लास्ट ईयर खबर आती है कि इंडिया जो है वो जापान को ओवरटेक कर दिया है, बिकॉज़ इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है वो $4.187 बिलियन डॉलर है, तो इंडिया अब वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुकी। लेकिन अब आपको पता है इस साल 2026 में जीडीपी का जो डेटा है, क्योंकि जीडीपी को निकाला जाता है उसमें कुछ प्रोसेस को इम्प्रूव किया गया था। मतलब कुछ चीज़ें हम लोग अच्छे से अकाउंट नहीं कर पा रहे थे जीडीपी कैलकुलेशन में। इसलिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी था जीडीपी का डेटा को लेके, और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जो उसकी एजेंसी है उसने जीडीपी के कैलकुलेशन को रिफाइन किया, मतलब उस पूरे प्रोसेस को स्मूदन अप किया। और नए डेटा के बेसिस पे जब जीडीपी निकाला, तो हमारी जीडीपी जो पहले $4 ट्रिलियन मार्क से ज्यादा थी, अब वो घटकर $3.9 ट्रिलियन पे आ चुकी है। मतलब जो आप पहले का ये डेटा देख रहे हैं, $4.187 बिलियन, सॉरी ट्रिलियन होगा ये, ट्रिलियन डॉलर की जो हमारी जीडीपी थी, वो अब घटकर $3.9 ट्रिलियन पर आ चुकी है, अगर हम नया जीडीपी का डेटा यूज करके जीडीपी निकाले तो। तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा करेक्ट डेटा है, बिकॉज़ जो जीडीपी में क्रिटिसिज्म था कि हम बहुत आउटडेटेड डेटाज़ यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से जीडीपी को हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। उसकी वजह से जीडीपी में एक करेक्शन लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और अब जो भारत का नया जीडीपी है 2025-26 का, वो हमारा $3.9 ट्रिलियन बताया जा रहा है, व्हिच क्लियरली मीन्स कि इंडिया अभी भी इस पर, एज़ पर द न्यू डेटा, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और इनफैक्ट हमारी इकॉनमी जो है वो कैलिफोर्निया से भी शायद कम हो सकती है, बिकॉज़ कैलिफोर्निया की जो इकॉनमी है वो $4.1 ट्रिलियन पर है। तो ये एक तरीके से थोड़ा-सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि आखिरकार ये पूरा न्यूज़ में क्यों चल रहा था। अब मैं आज आपसे बेसिक बात करने चाह रहा हूँ कि जब मैं बात करता हूँ कि इंडिया की जीडीपी जो है वो लेट्स से $4 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन में कितना होता है? 1 लाख करोड़। तो ये लगभग $4 लाख हो गया। 4 लाख करोड़ डॉलर हो गया। डॉलर को आप कन्वर्ट कर ले रूपी में, जो भी आज का हमारा एक्सचेंज रेट है, उससे आपको रूपी में आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है? जब आपसे कोई पूछे यार इंडिया की जीडीपी जो है वो $4 ट्रिलियन है, आपको इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि इस साल, दिस पर्टिकुलर ईयर, इंडिया का जो टोटल नेशनल इनकम है, इंडिया का जो टोटल नेशनल इनकम है वो कितना है? $4 ट्रिलियन। बिकॉज जीडीपी क्या है? बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम लोग आसान तरीके से सिंपली कह सकते हैं नेशनल इनकम। दिस इज द इनकम विच हैज बीन अर्न बाय द नेशन, एंड हाउ मच इनकम द कंट्री हैज अर्न, द नेशन हैज अर्न दिस ईयर, इट इज $4 ट्रिलियन। जब आप जीडीपी पढ़ते हैं 6%, 7%, वो ग्रोथ रेट है कि अगर आप इस साल $4 ट्रिलियन कमा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आप $4.2 ट्रिलियन कमा रहे हैं, तो दोनों में चेंज कितना है? वो जीडीपी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज में, कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 7% से हो रही है, 8% पे है। ये जीडीपी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एब्सोल्यूट सेंस में, और यही चीज हमें पता चलता है जीडीपी से, नेशनल इनकम, राइट। सो ये $4 ट्रिलियन का मतलब कि नेशन कितना पैसा अर्न की है एक पर्टिकुलर ईयर में। तो थोड़ा सा डेफिनेशन हम जीडीपी के बारे में बात करते हैं। तो जीडीपी, पहला पॉइंट जो आपको जानना है कि जीडीपी है क्या, ये बेसिकली एक नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करने का काम है। मतलब जीडीपी बेसिकली रिप्रेजेंट्स व्हाट? नेशनल इनकम, कि पूरा नेशन का इनकम कितना है, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जीडीपी से करते हैं, राइट। अब जीडीपी का डेफिनेशन क्या है? जीडीपी is the total market value of final goods and services produced within the domestic economic territory in a given period, say a quarter or a year। अब ये जीडीपी का सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अब इस स्टैंडर्ड डेफिनेशन में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे एग्जाम आपसे खेलता है प्रीलिम्स में, कि ये मार्केट वैल्यू का मतलब क्या हुआ? क्यों हम लोग केवल फाइनल गुड्स लेते हैं? फाइनल गुड्स के अलावा और कौन से गुड्स होते हैं? ये डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है? क्या ये पॉलिटिकल टेरिटरी से अलग होता है? और ये पीरियड कौन सा होता है? एक साल का मतलब क्या, जनवरी से दिसंबर, या कौन सा पर्टिकुलर पीरियड की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा आप इसमें कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बात किया कि अगर मुझे नेशनल इनकम समझना है कि देश का टोटल नेशनल इनकम कितना है, उसको समझ कैसे सकते हैं? हम जीडीपी को मेजर करके। इसीलिए जीडीपी को मेजर करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इनकम ऑफ द नेशन।
वाई वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द इनकम ऑफ द नेशन, बिकॉज जितना ज्यादा इनकम होगा किसी देश का, उतना ही ज्यादा वहां के लोगों के पास पैसा होगा, और जितना ज्यादा वहां पे लोगों के पास पैसा होगा, उतना ही ज्यादा लोग अपने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद के अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल कर सकते हैं। और जितना ज्यादा आप अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा आप बेटर लाइफ जी सकते हैं। इसीलिए कंट्री का इनकम कितना है इसको मेजर करना जरूरी है, बिकॉज कंट्री अगर ज्यादा इनकम अर्न करती है तो लोगों के पास ज्यादा इनकम होता है, लोगों के पास ज्यादा इनकम होता है तो लोग ज्यादा गुड्स एंड सर्विस को खरीद सकते हैं, आप ज्यादा अच्छे गुड्स खरीद सकते हैं, आप अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ सकते हैं। राइट, इसलिए इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो इनकम होने से ही सब कुछ अच्छा नहीं होता है, ये हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, बट यहां पर बेसिकली हमें ये समझना है कि टोटल इनकम नेशन कितना जनरेट किया है। और इनकम आप जनरेट कैसे करते हो? वाया प्रोडक्शन। आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करोगे, फॉर एग्जांपल आई एम प्रोड्यूसिंग अ सर्विस, मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूं, एजुकेशनल सर्विस, फॉर दिस आई गेट पेड, मुझे इसका पेमेंट मिलता है। सो प्रोडक्शन करने से क्या होता है, आपका इनकम जनरेट होता है। तो जिस कंट्री में जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ही ज्यादा उस कंट्री में इनकम होगा, उतना ही ज्यादा किसी कंट्री की नेशनल इनकम होगी। और प्रोडक्शन कैसे होता है? रिसोर्सेज से। आप रिसोर्स को यूज करके ही तो प्रोडक्शन करोगे। तो जो कंट्री अपने रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करती है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करती है, उस कंट्री का नेशनल इनकम ज्यादा होगा। और जिस कंट्री का नेशनल इनकम ज्यादा होगा, वो कंट्री के लोग जो वहां पे लोग रह रहे हैं, उनकी लाइफ ऑब्वियसली दैट विल बी बेटर, बिकॉज दे कैन बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच दे वांट। तो इसलिए रिसोर्स जो है, क्योंकि रिसोर्स क्या है आपकी, हमेशा लिमिटेड होती है, इसलिए रिसोर्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्री लाइक जापान, उसके पास रिसोर्स काफी कम है, बट वो बहुत एफिशिएंट तरीके से रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करता है। कंट्रीज लाइक अफ्रीका, रिसोर्स बहुत है लेकिन वो एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं करता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होता है, इनकम कम होता है। इसीलिए प्रोडक्शन ज्यादा होने के लिए आपको रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इनकम होगा। और इसी प्रोडक्शन को मेजर कौन करता है? जीडीपी। तो जीडीपी बेसिकली मेजर करता है कि देश में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, बिकॉज जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही आपका इनकम जनरेट होगा। राइट, तो इसीलिए जीडीपी जो है वो बेसिकली मेजर करता है किस चीज को? प्रोडक्शन को। जीडीपी मेजर करता है बेसिकली किस चीज को? प्रोडक्शन को। इसको मैं एग्जांपल से समझता हूं। लेट्स से मान लीजिए आपकी एक ये कंट्री है इंडिया, इसमें मैं दो चीज प्रोड्यूस करता हूं, गुड एंड सर्विस। मान लीजिए मैं गुड्स में, इंडिया में एक कंपनी है जो पेन प्रोड्यूस करती है, और इंडिया में एक सर्विस बेस्ड कंपनी लाइक एजुकेशन सर्विस है। टोटल पेन 50 प्रोड्यूस होता है एक साल में, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ये एजुकेशन सर्विस दिया जा रहा है, लेट्स से 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इंडिया में दो कंपनी है, एक कंपनी क्या प्रोड्यूस करती है? गुड। दूसरी कंपनी क्या प्रोड्यूस करती है? सर्विस, जो कि हो गया आपका एजुकेशन। टोटल पेन प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर इज 50 पेन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको एजुकेशन सर्विस दिया जा रहा है वो कितने? 20 स्टूडेंट्स। अब मुझे देश का जीडीपी निकालना है। सो जीडीपी के लिए क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन। जीडीपी में हम क्या कर रहे हैं? वो प्रोडक्शन ही मेजर करें कि टोटल गुड्स और सर्विस, इंडिया में गुड्स एंड सर्विस एक साल में टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ है, ये हमें समझना है। क्यों समझ रहे हैं? बिकॉज प्रोडक्शन होगा तो एक तरीके का क्या होगा? वो इनकम होगा। वेन एवर यू प्रोड्यूस यू मेक अ इनकम। आपको ये दोनों ऐड करना है, 50 पेन और 20 स्टूडेंट्स, बिकॉज यही टोटल गुड्स एंड सर्विस तो आप प्रोड्यूस किए हो। बट ऐड कैसे करोगे? ये तो पेन है और ये स्टूडेंट है, तो दो सेम चीज को आप ऐड कर सकते हो ना, बट यहां पे तो दो सेम है नहीं। यू हैव टू ऐड पेन विद स्टूडेंट्स, इट्स इम्पॉसिबल। सो फॉर दैट व्हाट आई डू इज, मैं इस 50 पेन को मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट कर देता हूं कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। मान लो एक पेन की प्राइस है 10 रुपए, तो इट विल बी 500 रुपीज। एक स्टूडेंट को सर्विस दिया जा रहा है, उसकी फीस है 100 रुपीज, तो टोटल कितनी हो गई? 2000 रुपीज। नाउ आई हैव कन्वर्टेड दीज टू non-similar things, pen and students, into a similar things, into its market value। अब मैं क्या इसको ऐड कर सकता हूं? ऐड कर सकता हूं, 2500 रुपीज। इसीलिए जीडीपी आप देख रहे हो, इट स्टार्ट्स विद टोटल मार्केट वैल्यू। सो वॉट एवर गुड्स, विच एवर गुड्स एंड सर्विसेज यू आर प्रोड्यूसिंग, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मार्केट वैल्यू में। और तभी आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं।
नाउ व्हाई ओनली फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स क्यों ऐड करने? मान लीजिए कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, राइट? कंपनी ए ने 100 रुपए का कुछ लेट्स से ये 100 रुपीज का चीज है। ये डोमिनोज हो गया, डोमिनोज जो पिज्जा बनाती है, डोमिनोज ने इस 100 रुपीज के चीज को प्रोड्यूस करके एक 500 का पिज्जा जनरेट किया, राइट? तो ये आपकी अमूल है, अमूल ने 100 रुपीज का चीज डोमिनोज को दिया, डोमिनोज ने 100 रुपीज की चीज को लेकर 500 का पिज्जा बनाया। अब आपको इंडिया में मान लो यही दो कंपनी है और कोई कंपनी ही नहीं है इंडिया में। अब आपको यहाँ का जीडीपी निकालना है, तो अगेन जीडीपी के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन, टोटल गुड्स एंड सर्विस कितने प्रोड्यूस हुए हैं, उसका मार्केट वैल्यू क्या है। क्या यहाँ पे सर्विस प्रोड्यूस हुआ है? नहीं, यहाँ पे तो केवल गुड्स प्रोड्यूस हुआ है। अब दो गुड्स हुए, चीज हुए हैं और पिज्जा हुए हैं। तो क्या मैं चीज और पिज्जा दोनों को ऐड करूं 100 प्लस 500? नहीं, ये नहीं करना है, बिकॉज ये जो 500 का पिज्जा बना रहे हो इसमें तो ये 100 रुपए ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। आप समझे? ये 500 का पिज्जा विच दिस डोमिनोज इज मेकिंग, दैट ऑलरेडी इंक्लूड्स विद इन इट दिस 100 रुपीज, राइट? अगर आप 500 प्लस 100 करोगे तो ये 600 होगा। तो इस 500 में तो 400 आपने ऐड किया और 100 रुपए का तो ये पिज्जा ऑलरेडी एडेड ही है ना। नाउ यू आर गोइंग टू ऐड 2 टाइम्स 400 प्लस 100, फिर आप वापस से 100 ऐड कर रहे हो। सो इफ यू ऐड द इंटरमीडिएट गुड, देन दैट लीड्स टू डबल काउंटिंग। आप एक ही 100 रुपए को डबल काउंट करोगे और इससे आपकी जीडीपी आर्टिफिशियली बड़ी आएगी। इसलिए जब भी आपको जीडीपी में गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करना है, उसके प्रोडक्शन को, उसके मार्केट वैल्यू को, तो आपको केवल फाइनल गुड्स मेजर करना है, आपको इंटरमीडिएट गुड्स मेजर नहीं करना है। फाइनल गुड्स का मतलब अब ये आप कंज्यूम करोगे, यहां पे चीज जो है वो कंज्यूम नहीं कर रहे हो, चीज में अभी भी फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, इससे पिज्जा बनाया जाएगा जिसको आप कंज्यूम करोगे। इसीलिए जीडीपी में हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करते हैं, ठीक है? तो पहला चीज मार्केट वैल्यू याद रखना है। क्यों? इट एक्ट्स एज अ कॉमन मेजरिंग रॉड। वाई फाइनल, वाई नॉट इंटरमीडिएट? बिकॉज उससे डबल काउंटिंग होगा, एक ही चीज को आप बार बार ऐड कर रहे हो। अब डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है यहाँ पे देखिएगा। डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये पॉलिटिकल टेरिटरी से अलग है। जब आप भारत का नक्शा देखते हो, जो इंडिया का मैप देखते हो, वो इंडिया का पॉलिटिकल टेरिटरी है। बट जब मैं इकोनॉमी में जब भी टेरिटरी की बात करता हूं तो वो पॉलिटिकल टेरिटरी नहीं होता है, वो कौन सी टेरिटरी होता है? इकोनॉमिक टेरिटरी। अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? जो इंडिया कंट्री है जिसका आप मैप देखते हो, उसमें भारत सरकार की जो गवर्नमेंट की सॉवरेनिटी है, मतलब यहाँ पे जो भी लॉ बनेंगे, ये सब चीज होगा, ये सब कौन करेगा? गवर्नमेंट। लेकिन इकोनॉमी में जब हम टेरिटरी की बात करते हैं तो वो इकोनॉमिक टेरिटरी होता है, जिसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी भी कहते हैं। ये एक ऐसा टेरिटरी होता है जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सॉवरेनिटी नहीं होती है। सॉवरेनिटी का मतलब हर चीज करने का अधिकार नहीं, बट एक चीज होता है वहां पे, वो है हमारा इकोनॉमिक कंट्रोल। एक चीज है वो हमारा है इकोनॉमिक कंट्रोल। तो पॉलिटिकल टेरिटरी का मतलब जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी का मतलब वहां पे इंडिया के लॉ चलेंगे, वहां पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, सरकार लॉ को एग्जीक्यूट करेगी। बट एक ऐसा टेरिटरी होता है जहां पे हमारी सॉवरेनिटी तो नहीं है, बट इकोनॉमिक कंट्रोल, मतलब वहां पे जो इकोनॉमिक चीज होगा वो हमारे कंट्रोल में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यूएस है, यूएस में ये रहा हमारा इंडियन एम्बेसी। यूएस है, यूएस में हमारा ये रहा आपका इंडियन एम्बेसी। अब एम्बेसी के साथ मैं खास बात बता देता हूं कि इंडियन एम्बेसी जब यूएस में रहेगा ना, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये बेसिकली यहां पे इस पर्टिकुलर एरिया में कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, कौन से सर्विस प्रोड्यूस किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो इंडियन एम्बेसी में कोई भारतनाट्यम का डांस शो है, जो इंडिया कंडक्ट कर रहा है अपने डिप्लोमेसी को बढ़ाने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, राइट? तो ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये इंडिया डिसाइड कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड कर रहा है कि वहां पे कौन से गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो ऑल्दो ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो यूएस के टेरिटरी में आता है, बट ये किसके कंट्रोल में, इसको एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इसीलिए पॉलिटिकल टेरिटरी तो जो आप भारत का मैप देखते हो वो है, इसलिए वो बहुत नैरो है। ये बड़ा है बिकॉज ये पॉलिटिकल टेरिटरी को इंक्लूड तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ भारत के जितने भी एम्बेसीज हैं जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है, क्योंकि एम्बेसीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंट्रोल होती है।
यही एम्बेसीज की खास बात है। वो जो पीस ऑफ लैंड है जहां पे इंडिया की एम्बेसीज है, उसको एडमिनिस्टर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी जो है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है। इट्स अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन पॉलिटिकल टेरिटरी, बिकॉज पॉलिटिकल टेरिटरी ओनली इंक्लूड्स द पॉलिटिकल एरिया ऑफ इंडिया, बट डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड्स मोर देन पॉलिटिकल टेरिटरी। और लास्टली टाइम पीरियड, तो इकोनॉमी में हमेशा हम लोग फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं कि एक साल का मतलब इट्स नॉट 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस हुए, कहां पर प्रोड्यूस हुए, हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी में। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनका क्या निकालना पड़ेगा हमें, मार्केट वैल्यू, राइट। तो ये आपको समझना है, राइट। रिसोर्स को यूटिलाइज करके प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन से इनकम होगा, इनकम से नेशनल इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ने से देश के लोगों की जो जिंदगी है वो काफी बेटर होगी। इसलिए मुझे प्रोडक्शन को मेजर करना है। कैसे करेंगे, जीडीपी से। प्रोडक्शन में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करेंगे, फाइनल गुड्स, उसका मार्केट वैल्यू, कहाँ पे प्रोडक्शन होना चाहिए, इकोनॉमिक टेरिटरी, और कितने समय में, एक फाइनेंशियल ईयर में, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। So these are some basic things which you need to know about GDP. आपके कोई भी डाउट्स है स्टूडेंट्स, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं उसके ऊपर आपको अगले वीडियो में जरूर एड्रेस करने का काम करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।